Hey everyone, what's up? I hope you're doing well. I'm Sona Verma and welcome back to my channel. So guys, जैसा आपको पता है मैं आपको इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और मैंने आपको कहा है कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की फर्स्ट बुक दोनों सब्जेक्ट्स के फर्स्ट बुक्स को मैं कंप्लीट जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगी. सो गाइस, इसके लिए मैं आपके पास एक चॉइस लेके आई हूँ. ओके, एंड चॉइस ये है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दो कि आप पहले इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, मीन्स इंग्लिश के पहले कंप्लीट करना चाहते हो चैप्टर्स, या फिर पहले आप पॉलिटिकल्स के चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो. तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले उसी सब्जेक्ट के अपलोड कर दूंगी वीडियो. ओके, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो. ओके, चलो आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. बस फर्स्ट जो चैप्टर था द लास्ट लेसन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो. काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है. चलो अब स्टार्ट बिना वेस्ट किए टाइम चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ओके, लॉस्ट स्प्रिंग. तो गाइस, हम किसी भी इंग्लिश के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी राइटर या ऑथर के बारे में. तो चलो पढ़ते फिर. सो गाइस, लॉस्ट स्प्रिंग लिखा है हमारे अनीस जंग ने. ठीक है, किसने? अनीस जंग ने. एक लेडी है. ओके, अनीस जंग. तो अनीस जंग कहाँ पे बॉर्न हुई थी? ये हुई थी रौर केला. ठीक है, रौर केला में ये बॉर्न हुई थी. ठीक है, इन्होंने आफ्टर लाइफ अपनी मतलब रौर किला में बॉर्न होने के बाद इन्होंने अपनी बाकी लाइफ कहाँ पे स्पेंड करी थी? वो करी थी हमारे इंडिया के हैदराबाद में. ओके, ये प्रोफेशन का क्या है? ये एक एडिटर है प्लस कॉलमनिस्ट है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. ठीक है, और जो ये हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक एक्सरप्ट है, मीन्स किसी भी बुक का या फिर किसी भी लॉन्ग स्टोरी का एक छोटा सा टुकड़ा है. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये स्टोरी लॉन्ग स्टोरी का नहीं, बुक का एक टुकड़ा है, छोटा सा एक्सरप्ट है. ठीक है, कौन सी बुक है? चैप्टर के नाम पे ही है, बुक का नाम भी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. ओके, तो अनीस जंग की बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक एक्सट्रैक्ट हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो गाइस बेसिकली इस चैप्टर में ना दो बच्चों की स्टोरी बताई जाएगी. ठीक है, कि उन बच्चों की लाइफ में गरीबी, एक तरफ उनकी गरीबी और एक तरफ उनका ट्रेडिशन, दोनों के मिक्सचर के कारण उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, उनकी लाइफ को इन दोनों चीज़ के मिक्सचर ने क्या ऐसे एक्सप्लॉइट करा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे. एक का नाम है क्या? मुकेश, और एक का नाम है साहिब. ठीक है, एक मुकेश और एक साहिब है. तो बस पहले हम पढ़ने वाले हैं साहिब की स्टोरी, साहिब की लाइफ स्टोरी क्या है. तो चलो फिर पढ़ते हैं. तो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब हमारी एक ऑथर है, कौन? अनीस जंग ऑथर. तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारी जो ऑथर है अनीस जंग, वो एवरी मॉर्निंग अपने नेबर में मीन्स अपने पड़ोस में एक छोटे से लड़के को कचरा उठाते, कचरे के ढेरों में कुछ सर्च करते, कुछ स्क्रॉच करते हुए देखती हैं. ठीक है, और उस बच्चे का क्या नाम होता है? साहिब. क्या नाम होता है उस बच्चे का? साहिब. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने हमें ना साहिब के बारे में बताया है कि साहिब का घर कहाँ पे है. साहिब जो है ना, वो अपना घर, अपनी मदरलैंड, अपनी कंट्री को छोड़ चुका है, काफ़ी बहुत पहले छोड़ चुका है. ठीक है, और उसकी कंट्री, उसकी मदरलैंड कहाँ पे, कौन सी है? ढाका. उसका मदरलैंड कहाँ पे? ढाका के ग्रीन फील्ड्स में. कैसे फील्ड्स में? ग्रीन फील्ड्स में उसका घर था. किसका? साहिब का घर कहाँ पे था? ग्रीन फील्ड्स में, ढाका के. ठीक है, लेकिन उसने, साहिब ने ना अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था, काफ़ी वो छोटा था तभी उसने अपना घर छोड़ दिया, जिसकी वजह से अपने घर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, मतलब लैंड के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था. उसे बस वही चीज़ें पता थी जो उसकी माँ ने बताई थी. किसने बताया था? साहिब की मदर ने. ठीक है, अब साहिब की मदर ने क्या बताया था साहिब को कि उसका जो घर था ना वो ग्रीन फील्ड्स में हुआ करता था. यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स में, लेकिन एक स्टॉर्म के कारण उनका ग्रीन फील्ड, उनकी घर, सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ वर्स हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया सब कुछ. इसकी वजह से उन्हें अपना घर, अपनी मदरलैंड को छोड़कर बिग सिटीज़ में आना पड़ा. दिल्ली जैसे बिग सिटीज़ में आना पड़ा. किस लिए? गोल्ड के सर्च में.
अब यहाँ पे गोल से मतलब ये है कि अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जॉब्स लेने के लिए, अपने फैमिली का केयर करने के लिए उन्हें बड़े शहर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद गाइस एक मॉर्निंग ये होता है कि जो हमारी ऑथर है अनीस जंग, वो साहिब से क्वेश्चन करती है कि तुम ये क्यों करते हो, मीन्स तुम कचरा क्यों बिनते हो, तुम गार्बेज पिकिंग क्यों करते हो। तो साहिब कहता है मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो फिर अनीस जंग कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, कहाँ पर तुम इतने स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब कहता है कि मेरे नेबर में, मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। ठीक है, अगर स्कूल होता तो मैं ज़रूर जाता। तो फिर इस पे ना अनीस जंग एक बहुत ही जोकिंग सा जोक करते हुए कहती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे। ठीक है, तो फिर साहिब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐसा होता है कि उसे अंधेरे में एक रोशनी मिल गई हो, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ साहिब कहता है ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों के बाद जो थी ना ऑथर ना साहिब को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं। ठीक है, तो और साहिब उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे ना ऑथर ने तो एक जोक करा था, एक मजाक करा था, तो इस टाइम पे काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होता है और वो सोचती है कि यार मैंने एक छोटे से बच्चे को क्या उम्मीद दे दी। ठीक है, तो फिर वो कहती है एम्बैरेस होकर, वो कहती है कि ना स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, अभी वो बना नहीं है, काफ़ी टाइम अभी लगेगा उसे बनने में। ठीक है, तो इसके बाद एक महीना हो जाता है और एक महीने के बाद जो हमारी ऑथर होती है वो साहिब को बहुत अच्छी तरह से जान लेती है, उसको काफ़ी अच्छी तरह से उनकी जान पहचान हो जाती है। और फिर वो पूछती है उसका नाम क्या है, साहिब से वो उसका नाम पूछती हैं। तो साहिब बोलता है मेरा नाम है साहिब ए अलम। ठीक है, मेरा नाम क्या है, साहिब ए अलम। ठीक है, तो ऑथर बोलती है यार इस बच्चे को अपना नाम का मतलब नहीं पता, क्योंकि साहिब ई अलम का काफ़ी डीप मीनिंग था। ठीक है, लेकिन जो हमारा साहिब था हमें बिल्कुल नहीं पता था। यार बेचारा बच्चा, अगर उसको अपने नाम के बारे में, अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो उसे कितना उस पर बिलीव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, बट लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स पूरे संसार का देवता, लेकिन उस बच्चे के पास एक चप्पल पहनने के लिए भी नहीं थी, तो वो कैसे बिलीव कर जाता कि मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा किसने नाम बनाया। इसके बाद वो फिर ऑथर कहती है गाइस कि जो साहिब है हमारा, उसे अपने नाम का मतलब पता न होने पर भी वो क्या करता है, एवरी मॉर्निंग वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, किसकी तरह, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह वो सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ, अब जो हमारी ऑथर होती है ना वो साहिब और उसके दोस्तों को क्या कहती हैं, आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, मीन्स नंगे पैरों वाले लड़कों की, नंगे पाँव वाले लड़कों की एक आर्मी, एक ग्रुप। ठीक है, बेयर फुट बॉयज। ठीक है, ये नाम होता है हमारे साहिब और उसके फ्रेंड के ग्रुप का, ऑथर ने दिया था। ठीक है, तो जो साहिब होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ के साथ हुए मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह आता था ऑथर के नेबर में। ठीक है, और वहाँ पे स्क्रॉजिंग करता था, वहाँ पे गार्बेज हिप्स को सर्च करता था। ठीक है, और उसके बाद नून, जैसे ही दोपहर होती थी तो वो सभी गायब हो जाते थे, सभी वो अपने अपने घर चले जाते थे। ठीक है, एक महीने के बाद जो हमारी ऑथर होती है ना वो साहिब के साथ उसके सारे फ्रेंड्स, उसके जितने भी बेयरफुट आर्मीज़ के मेंबर थे उन सभी का नाम जान लेती है, सभी को वो पहचान लेती है उनके नामों से। ठीक है, तो उसके बाद गैस वो पूछती है ना, फिर हमारी ऑथर पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो फिर एक लड़का उसमें जवाब देता है कि मेरी माँ ने ना उसे सेल्फ के ऊपर रख रखा है, मेरी मदर ने उसे कहाँ पर रख रखा है, सेल्फ पर। ठीक है, तो फिर दूसरा बच्चा ना उस लड़के पर टॉन्ट करते हुए कहता है, फर्स्ट बॉय पे उसने टॉन्ट करके कहता है कि अगर उसकी माँ इसको चप्पल दे भी देगी ना तो इसे फेंक देगा। तो फिर और वो बच्चा जो उसने टॉन्ट करा था वो उस बच्चे ने खुद डिफरेंट कलर्स के शूज़ पहन रखे थे, जिसपे हमारे जो ऑथर है उसने एक लिटिल सा कमेंट कर दिया, इसकी वजह से वो घबरा गया और वो उसने कुछ सा जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड बॉय बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में शूज़ नहीं देखे थे, उसने आज तक पूरी लाइफ में शूज़ नहीं पहना था। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शूज़ वाले टॉपिक से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने बच्चों ने यहाँ पे कम रोल दिखाया, फर्स्ट बच्चे ने जिसने कहा कि मेरी मदर उसे सेल्फ पे रखती हैं, सेकेंड बॉय
जिसने टॉन्ट किया, जिसने डिफरेंट कलर के शूज़ भी पहन रखे थे, उसने टॉन्ट भी किया था कि जिसकी माँ चप्पल दे देगी तो ये उन्हें फेंक देगा। और फिर थर्ड बॉय, जिसे शूज़ नहीं देखा था अपनी पूरी लाइफ में, उसे शूज़ चाहिए थे। ठीक है, तो इसके बाद गाइस ऑथर सोचती है कि मैंने पूरे काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करा है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नंगे पाँव देखा है, इसलिए ये इनकी लैक ऑफ मनी नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करते हुए, इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि ये कोई इनकी लैक ऑफ मनी नहीं है, इनके पास पैसों की कमी की वजह से ये जूते नहीं पहनते, बल्कि इनके में ट्रेडिशन है। हम जो नंगे पाँव रहने का बच्चों में, इनके कम्युनिटी में ट्रेडिशन है। ठीक है, तो वैसे ये शूज़ के ऊपर ही ऑथर को ना एक स्टोरी याद आ जाती है, कहाँ की, उद्दुपी की। ठीक है, जब जो हमारी ऑथर होती है ना, वो जब उद्दुपी कहाँ पर, उद्दुपी गई होती है, तो वहाँ पे ना वो एक आदमी से मिलती है जो उससे बताता है कि जब मैं छोटा था ना, कब, जब मैं छोटा था, चाइल्डहुड में जब मैं था, ठीक है, जब मैं एक चिल्ड्रन था, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब मैं पास में एक स्कूल में जाया करता था। ठीक है, उसके घर से उस स्कूल के बीच में एक मंदिर पड़ता था, एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था, जहाँ पे उस लड़के की जो फादर थे ना, वो एक प्रेस्ट थे, वो पुजारी थे। ठीक है, तो जब बच्चा, इस लड़का स्कूल जाता था, तो वो कुछ देर के लिए मंदिर में जाता था, और मंदिर में ना भगवान से वो कहता था कि मुझे शूज़ चाहिए, मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। ठीक है, तो गाइस उसके बाद जब हमारी जो ऑथर होती हैं, वो 30 ईयर्स बाद दोबारा जाती हैं। ठीक है, जब वो 30 ईयर्स बाद जाती हैं उस मंदिर में, वो दुपी के उस मंदिर में, ठीक है, तो वो बोलती हैं कि वहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज होता है। वो एक बहुत ही टूटी फूटी टेम्पल बनी थी, अब उतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस टेम्पल नहीं था, वो काफ़ी टूट फूट गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक नया पंडित आ गया था, एक नया प्रेस्ट था। ठीक है, उसके मंदिर के पीछे वाले एरिया में उस प्रेस्ट का घर था। ठीक है, वहाँ पे एक फोल्डिंग थी, वाइट रेड कलर के चेयर्स रखे हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे एक बच्चा था, जो पुजारी का ना एक बच्चा था, जो स्कूल से आया हुआ था, उसके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, मीन्स उसके पास ड्रेस भी थी प्रॉपर, इनफैक्ट उसके पास शूज़ भी थे। ठीक है, तो वो बच्चा आता है, अपना ड्रेसेस शूज़ फेंक के अपने चला जाता है। तो बस यहाँ पे याद आता है, यहाँ पे जो हमारी ऑथर ने कॉन्ट्रास्ट किया है, जो फर्स्ट बच्चा था ना, जो 30 ईयर्स पहले ऑथर को मिला था, 30 ईयर्स पहले जो ऑथर को मिला था, उस बच्चे ने, वो उस बच्चे के पिता भी तो प्रेस्ट थे, लेकिन फिर भी उसने भगवान से पेयर ऑफ शूज़ की मांग करी, उसने उसे प्रार्थना करना पड़ा कि भैया मुझे पेयर ऑफ शूज़ दे दो प्लीज़। ठीक है, जब उसे पेयर ऑफ शूज़, जब पेयर ऑफ शूज़ उसे मिल गए, तो उसने कहा कि फिर उसने एक मांग विश करी कि ना मुझे वो वरदान दो कि मैं इनको कभी भी ना छोड़ूं, मतलब मुझे कभी भी मैं इनको लूज़ ना करूं, कभी भी ये मुझसे खोए ना। ठीक है, तो गाइज जो हमारी ऑथर होती है वो कॉन्ट्रास्ट करती हैं 30 ईयर पहले वाली कंडीशन में और 30 ईयर के बाद वाले, कि दोनों कंडीशन में काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। 30 ईयर पहले प्रेस्ट के बच्चे के पास भी जूते नहीं होते थे, लेकिन आज के ज़माने में पंडित जैसे लोग, पुजारी जैसे लोगों के बच्चों के पास भी जूते आ गए, लेकिन फिर भी जो रैग जो रैग पिकर्स है ना, जो कूड़े कचरे उठाने वाले जो हैं, उनके बच्चों के पास, उन लोगों के पास आज तक शूज़ नहीं आ पाए हैं। इसलिए उनके पास पैसों की कमी होने के कारण वो शूज़ नहीं पहनते, बल्कि वो उनके अंदर ट्रेडिशन, उनकी कम्युनिटी के अंदर ट्रेडिशन है कि वो शूज़ लेस रहते, वो शूज़ नहीं पहनते। तो ये एक एक्सक्यूज़ देते हुए, कॉन्ट्रास्ट करते हुए हमारी ऑथर इन शूज़ वाले बताती है, शूज़ के बारे में, बेयरफुट उनके रहने के कारण के बारे में बताती हैं। ठीक है ना, इसके बाद गाइस जो हमारी ऑथर होती हैं, कौन, अनीश जंग। अनीश जंग जो होती हैं, उनको जो ये बेयरफुट आर्मी है ना, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ की, इनमें सभी उनको सीमापुरी ले जाते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर जो साहिब है हमारा वो रहता है, जहाँ पर उसका घर है, उस एरिया में ले जाते हैं। जो सीमापुरी बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है, सीमापुरी बेसिकली जो हमारा दिल्ली है, कौन सा सेंटर है ना, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के वैसे तो पास में ही, मतलब दिल्ली के बाहर पास में ही जो सीमापुरी है वो लोकेट करता है, लेकिन
फिर भी यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि दिल्ली के पास होने के बावजूद भी सीमापुरी आज तक डेवलप्ड नहीं है। वहाँ पे अभी भी गरीबी है, वहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है दिल्ली और सीमापुरी के बीच में। उसके बाद गाइज अनीश जंग को, जो हमारी बेयरफुट आर्मीज है ना, बेयरफुट आर्मीज ऑफ बॉयज़, वो ले जाते हैं सीमापुरी, ठीक है, अपना घर दिखाने, अपना एरिया दिखाने, वहाँ पर वो ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अनीश जंग देखती हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, जितने भी लोग वहाँ पर, जितने भी पीपल्स का वहाँ पे घर था, वो सभी स्क्वैटर्स थे, मीन्स वो माइग्रेटर्स थे, वो दूसरी कंट्री से वहाँ पर आए थे। और स्पेशली कौन सी कंट्री से आए थे? दे आर बांग्लादेशी। वो बांग्लादेश से आए थे। कब? 1971 में। 1971 में वहाँ पे जितने भी लोग थे, सीमापुरी में जितने भी लोग लोकेट करते थे, जितने भी लोग वहाँ रहते थे, सभी वो बांग्लादेश से 1971 में वहाँ पर आए थे। ठीक है, तो वैसे जब वो लोग, जब जो हमारे बांग्लादेशी जब इंडिया में आए थे, जब दिल्ली में आए थे 1971 में, उस टाइम पे जो सीमापुरी था ना, वो एक वाइल्डरनेस प्लेस था, मीन्स वो एमिड प्लेस था, वो काफ़ी डार्क प्लेस था, मीन्स सूखा पड़ा था, बंजर जगह थी। बट ऐसा हुआ कि कंडीशन अब की प्रेजेंट में भी कंडीशन वहाँ की ऐसी ही है, सीमापुरी अभी भी बंजर था, बट एक चीज़ इसमें भर गई थी, एमिड नहीं था, वो वहाँ पूरा का पूरा भर गया था। अप्रॉक्स 10,000 ड्रैग पिकर्स वहाँ पर रहते थे। ठीक है, वहाँ पर जो थे घरें थी ना, वो मिट्टी की थी, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड थे, सीवेज का कोई अच्छा कंडीशन नहीं था, वहाँ पे ड्रेनेज की अच्छी नहीं थी, ऐसे ही रोड पे पानी फैला रहता था। ठीक है, जो वहाँ पे छतें थी वो टिन और टारपोलिन की बनी हुई थी। ठीक है, टिन और टारपोलिन की वहाँ पे छतें बनी हुई थी, सीवेज अच्छा नहीं था, मड स्ट्रक्चर्स थे, मतलब वहाँ पे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जो ये लोग थे ना, जो बांग्लादेशी थे, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जब वो आए थे तब भी वो डेवलप्ड एरिया नहीं था, और इतने सालों के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हुई नहीं थी। ठीक है, जो बांग्लादेशी लोग थे वो यहाँ वहाँ पर वो सीमापुरी में कितने साल से रह रहे थे? अप्रॉक्स 30 ईयर्स से। 30 ईयर्स से वो वहाँ पर रह रहे थे, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, ठीक है, बिना किसी परमिशन के वो सीमापुरी में रह रहे थे। बस उनके पास क्या था? एक राशन कार्ड। ठीक है, एक राशन कार्ड था जिसके थ्रू उनका नाम जो था वो वोटर आइडेंटिटी पे आता था। ठीक है, और राशन कार्ड के थ्रू वो ग्रेन्स खरीदते थे अपने घर के लिए, जितने भी अनाज होते, जितने भी ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स होते, वो वहाँ से राशन कार्ड के थ्रू वो खरीदते थे। ठीक है, और इसके थ्रू वो अपना सर्वाइवल चलाते थे, रैक पिकिंग। उसके बाद राशन कार्ड्स के थ्रू वो ग्रेन्स खरीद के अपना सर्वाइवल चलाते थे। ठीक है, इसके बाद गाइस जो हमारी ऑथर होती है अनीश जंग, वो एक बहुत ही फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई एक औरत होती है, उससे पूछती हैं कि आप लोग ने अपनी ग्रीन फील्ड, अपनी ब्यूटीफुल लैंड मीन्स बांग्लादेश को आपने क्यों छोड़ा, आप क्यों यहाँ पर आ गए? तो वो लेडी कहती है कि अगर कोई भी दिन के अंत में, मीन्स अगर पूरे होल डे के एंडिंग में, मीन्स रात को, अगर हमारी पूरी फैमिली खाकर सो रही है, बिना खाली भूखे पेट नहीं सो रही है, ठीक है, भूखे पेट नहीं सो रही है, अच्छे से खाकर रात को सो रही है पूरी फैमिली हमारी, तो वो जगह हमारे लिए रहने के लिए ज़्यादा अच्छी है रादर दैन वो जगह जो हमें कोई भी ग्रीन नहीं देती, जो हमें भूखे पेट सोने पे मजबूर करती है। तो ये उस लेडी का रिप्लाई होता है कि जो उसकी लैंड है, उसकी जो मदर लैंड है, जो ग्रीन फील्ड्स हैं, उसकी वो बिल्कुल बंजर पड़ी है, वो उसकी फैमिली को ग्रेन्स नहीं दे सकती, वो उनके लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। और जो दिल्ली, जो सीमापुरी एरिया है दिल्ली में, वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि वो चाहे उनको गरीबी में रखा है, गरीबी है उन पर, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली जो वो खाली पेट नहीं सो रही, भूखे पेट नहीं सोती, एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिल रहा है, एटलीस्ट उन्हें खाने तो नसीब हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो लेडी कहती है कि हमारे लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है रादर देन हम अपने मदरलैंड में रहने से। ठीक है, इसके साथ वो लेडी ये भी कहती है गाइस, ये जो लेडी जिसने टैरट साड़ी वाली लेडी थी ना, उस ऑथर से ये भी कहती है अनीश जंग से कि जहाँ पे भी हमें जिस जगह पे भी फूड मिलता है, वहाँ पर हम अपना टेंट जो है वो पिट कर लेते हैं, मीन्स टेंट अपना गाड़ लेते हैं और वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और
इसी चीज़ में हमारा जो रैक पिकिंग का सर्वाइवल है ना, इसमें हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं या फिर छोटे से ही वो उसमें पार्टनर बन जाते हैं अपने पेरेंट्स का। ठीक है, सर्वाइवल, अपने घर की सर्वाइवल चलाने में बच्चे भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। इसके साथ गाइस अब आगे हमें ये बताया जाएगा कि जो हमारा सीमापुरी का, पहली बात तो ये कि सीमापुरी का जो सर्वाइवल था वो क्या था। मीन्स होता ना किसी चीज़ का प्रोफेशन ये होता वो, तो सीमापुरी का सर्वाइवल क्या था, रैक पिकिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो क्या करती थी, वो रैक पिकिंग ही करती थी, वो रैक पिकर्स थे। ठीक है, इसलिए वहाँ का सर्वाइवल क्या था, रैक पिकिंग। ठीक है, तो रैक पिकिंग पे सालों से वो रैक पिकिंग करते हुए ऐसा हुआ कि ना वो एक उनका ट्रेडिशन बन गया रैक पिकिंग करने का। वो जो सीमापुरी के लोग थे उनके बीच में एक ट्रेडिशन बन गया कि वो कचरा ही, मतलब उनकी जितनी जनरेशन थी ना वो रैक पिकर्स ही बनते थे। ठीक है, इसके बाद गाइस हमें आगे ये बताया जाएगा कि जो हमारा गार्बेज हिप होता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ है उसके लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे गार्बेज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में, कि पेरेंट्स का उसके जो हमारा गार्बेज हिप्स होते हैं तो उसके तरफ पेरेंट्स का क्या मोटो होता है, पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है गार्बेज की तरफ, क्या मतलब होता है पेरेंट्स के लिए गार्बेज का, और चिल्ड्रन का, कि चिल्ड्रन के लिए जो हमारा गार्बेज है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे कि गार्बेज इन दोनों के लिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए क्या क्या मायने रखते हैं। ठीक है, सो गाइस जो हमारा गार्बेज होता है वो पेरेंट्स के लिए, पहले हम पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव जानेंगे गार्बेज की तरफ। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड है, सोना है उनके लिए। मीन सोना का मतलब क्या है, हमारे चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था, सोने का मतलब क्या है, जॉब्स, सर्वाइवल। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए क्या है, गोल्ड मीन्स सर्वाइवल। ठीक है, उनके लिए डेली ब्रेड है। पेरेंट्स के लिए जो हमारा गार्बेज है उनके लिए गोल्ड, उनके लिए सर्वाइवल है, उनका डेली ब्रेड है, उनके लिए रूफ है, उनकी छत पे, सॉरी उनके सिर पे एक छत है। जो उनका गार्बेज है पेरेंट्स के लिए, उनके सिर पर उनका छत है। ठीक है, रूफ ओवर देयर हेड। ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए और ज़्यादा है। मीन्स पेरेंट्स के लिए तो इनका सर्वाइवल है, उनका डेली ब्रेड है, उनके लिए छत के समान है, भले वो लीकिंग छत क्यों ना हो, टूटी फूटी छत क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए छत है, उनके लिए डेली ब्रेड है, उनके लिए गोल्ड है। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए और ज़्यादा है। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए ये इवन मोर है देन पेरेंट्स। ठीक है, तो गाइस एक दिन ये होता है कि जो हमारा साहिब होता है ना, साहिब ऑथर से बोलता है कि ना समटाइम्स, मतलब कभी कभी मुझे ना गार्बेज हिप्स में मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। ठीक है, 10 रुपये का नोट। तो इस टाइम पे 10 रुपये के नोट की जब साहिब बोलता है ऑथर से, तब ऑथर वंडर करती है कि अगर तुम्हें कोई भी सिल्वर कॉइन मिल जाए, गार्बेज हिप में कोई एक सिल्वर कॉइन मिल जाए, तो तुम उसे और ज़्यादा ढूंढोगे। ठीक है, तुम और उसे गार्बेज हिप को और ज़्यादा खंगवालोगे, और ज़्यादा उसमें ढूंढोगे, ताकि तुम्हें किस होप में, कि तुम्हें सिल्वर कॉइन्स ज़्यादा मिले, मोर सिल्वर कॉइन्स यू गेट इट फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि चिल्ड्रंस के लिए जो गार्बेज हिप होती है वो क्या है, थिंग्स wrapped in वंडर। मीन्स एक मिस्टीरियस चीज, किसी भी कागज, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कागज में एक मिस्टीरियस थिंग जो है वो मोड़ कर रखी हुई है, बहुत ही एक मिस्टीरियस, कोई भी सीक्रेट, एक मिस्टीरियस थिंग जो है वो रैप की गई है किसी भी चीज़ में। ठीक है, ऐसा इन बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए एक मिस्टीरियस चीज़ थी गार्बेज। ठीक है, कि उसमें अब क्या निकलेगा, अब क्या निकलेगा, ऐसा ये बच्चों का पर्सपेक्टिव था। पेरेंट्स के लिए था गोल्ड, सर्वाइवल, डेली ब्रेड। ठीक है, तो ये था हमारा कि दोनों के लिए क्या क्या गार्बेज के मायने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना कि पेरेंट्स के लिए क्या मायने थे
चिल्ड्रन के लिए क्या मायने थे गार्बेज का, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है कि पेरेंट्स के लिए ये उनका सर्वाइवल था, उनका डेली ब्रेड था, उनके लिए उनके सर पर छत थी। और चिल्ड्रंस के लिए ये थिंग्स रैप्ड इन अ वंडर मीन्स एक मिस्टीरियस थिंग थी, एक मिस्टीरियस सीक्रेट था उनके लिए, ठीक है। तो इसके बाद गाइस ये होता है कि जो हमारी ऑथर होती हैं एनीस जंग, वो साहिब को एक विंटर मॉर्निंग, एक ठंड के सीज़न में एक सुबह, कब विंटर मॉर्निंग, साहिब को एक अपने नेबरहुड क्लब, कहाँ के क्लब में, नेबरहुड क्लब के गेट के बाहर, एक फेंस्ड गेट के बाहर मीन्स फेंस गेट में तारों से कवर किया हुआ एक गेट के बाहर खड़े हुए देखती है एक विंटर मॉर्निंग, ठीक है। तो उस टाइम पे ना जो हमारा साहिब होता है, कौन साहिब ना, दो लोगों को देख रहा होता है जो कि वाइट कपड़ों में ड्रेस्ड होते हैं, वाइट कपड़े उन्होंने पहन रखा होता है और वो टेनिस खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कहता है, जो हमारा साहिब कहता है कि आई लाइक द गेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का ये बनता है कि साहिब को कौन सा गेम पसंद था, तो उसे टेनिस पसंद था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना कि टेनिस उसे बहुत पसंद था, ठीक है। तो साहिब ना कहता है कि आई लाइक द गेम, कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मैं ना उसके अंदर जाता हूँ, मीन्स मैं क्लब के अंदर जाता हूँ जब कोई भी वहाँ पर नहीं रहता, जब कोई भी पर्सन क्लब में नहीं रहता, तब मैं क्लब के अंदर जाता हूँ। जो गेट कीपर है, कौन, जो गेट कीपर है ना, वो मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूले पे झूलने देता है, मुझे झूला यूज़ करने देता है, ठीक है। उसके बाद गाइज जो हमारी ऑथर होती है वो नोटिस करती है कि जो साहिब है ना, उसने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे। कौन से शूज़, टेनिस शूज़, हमारे साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखा होता है, जो कि बहुत ही डिसमैच, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके डिसकलर्ड ड्रेस के साथ। मीन्स उसका जो शर्ट होता है, शर्ट और उसने शॉर्ट्स जो पहन रखे थे वो बहुत ही फीके होते हैं, बहुत ही पुराने होते हैं, लेकिन जो शूज़ होता है ना, वो उन दोनों के साथ, मतलब उसके ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो जो हमारी ऑथर पूछती है कि भैया ये तुम्हारे टेनिस शूज़ कहाँ से आए, तो हमारा जो साहिब होता है वो कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, बल्कि सच्चाई ये थी कि वो किसी ने दिए नहीं थे हमारे और साहिब को, वो फेंके हुए, वो रिजेक्टेड शूज़ थे। किसके थ्रू, एक रिच बॉय के थ्रू, एक रिच बॉय के थ्रू वो एक डिस्कार्डेड शूज़ थे। क्यों, क्योंकि उसमें एक शूज़ में होल था, एक बहुत बड़ा होल था एक शूज़ में, इसकी वजह से जो रिच बॉय था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, और वो साहिब ने ले लिया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक होल होने के बावजूद भी साहिब के लिए सपने से कम नहीं था कि उसके पैरों में शूज़ थे। अब वो नंगे पैर नहीं था, वो शू पहनता था, ये उसके लिए एक सपने का सच होने जैसा था, किसके लिए, साहिब के लिए, ठीक है। लेकिन अब उसने शूलेस, तो बेयरफुट रहना तो उसका ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी जो गेम उसे पसंद था, मीन्स जो टेनिस पसंद था, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था, उसकी आउट ऑफ रीच था, ठीक है। साहिब उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था साहिब के लिए, ऐसा ऑथर सोचती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर उसी सुबह जो हमारी ऑथर होती है वो दोबारा साहिब को देखती है, कहाँ पर, दोबारा जो हमारी ऑथर होती है वो साहिब को देखती हैं, कहाँ पर, कि वो मिल्क बूथ जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है वो, मिल्क बूथ, ठीक है। मिल्क बूथ जाते हुए हमारी ऑथर साहिब को देखती हैं, ठीक है। तो साहिब ने उस टाइम पे क्या कैरी किया था, एक स्टील कैनिस्टर कैरी कर रखा होता है, ठीक है। जो हमारे साहिब ने स्टील कैनिस्टर कैरी कर रखा होता है और वो मिल्क बूथ की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऑथर से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो साहिब कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, कहाँ पर, रोड के ना नीचे एक वो है, क्या कहते हैं, टी शॉप है, ठीक है। रोड के नीचे एक टी शॉप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो मुझे 4 मील्स, मेरे जो 4 टाइम का खाना होता है ना, वो मुझे देती है, प्लस में मुझे 800 रुपये पर मंथ देती है, ठीक है। मुझे 4 टाइम का खाना मिलता है और मुझे 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑथर को कहती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, डू यू लाइक दिस जॉब, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा साहिब होता है वो कुछ नहीं कहता, तब ऑथर समझ जाती है, ऑथर उसके चेहरे से बता देती है कि ना
उससे अपना केयर फ्री लुक, जो उसका बिंदासपन था, जो उसका बेफिक्र लुक था ना, वो सब कुछ इसने खो दिया था। जो उसने स्टील कैनिस्टर वो कैरी करता था, ठीक है, वो उसको काफ़ी भारी लगते थे रादर देन जो वो प्लास्टिक बैग कैरी करता था ना। अ, जब उसने जॉब करने से पहले जब वो रैक पिकिंग वाला प्लास्टिक बैग कैरी तो वो उससे काफ़ी हल्का लगता था रादर देन स्टील कैनिस्टर। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक बैग था वो साहिब का अपना बैग था, ठीक है, लेकिन जो स्टील कैनिस्टर था वो उस आदमी को बिलोंग करता था जो टी शॉप का ओनर था, ठीक है, टी शॉप के ओनर को कैनिस्टर बिलोंग करता था, ना कि साहिब का अपना वो था, इसलिए वो उसको भारी लगता था और प्लास्टिक बैग उसको हल्का लगता था, ठीक है। तो एंड में ये होता है साहिब के साथ गाइस कि वो केयरफ्री लुक छोड़ देता है, उसका केयरफ्री लुक ख़त्म हो जाता है, वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहता, जो उसने बिल्कुल करेजियस पर बच्चा था, लेकिन अब वो करेजियस एक एनर्जेटिक बच्चा अब नहीं रह पाता। तो इसके साथ ये चैप्टर साहिब का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुकेश की लाइफ के बारे में, ठीक है। तो गाइस उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाता है, इसलिए मुकेश का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then do subscribe, hit the like button and please share it with your friends, okay। एंड या इसके नोट्स मैंने अपने इंस्टा आई डी पे डाल दी, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।